मैंने कहा, यहाँ हमारा ऐसा कोई भी हमराज नहीं है जो इतनी सलाहियत रखता हो कि मेरे अंदर गर्दिश करते धमाका खेज मवाद का तोड़ करे। सादिया उठकर फोन की तरफ गई। मैं इकाद को बुलाती हूँ। मैं जल्दी से बोला, वो कौन है? उसने अखबार में मेरी तस्वीर देखी होगी, उसे मत बुलाओ। सादिया नंबर घुमाते हुए बोली, मैं इतनी अहमक नहीं हूँ कि किसी अजनबी को बुला लाऊं। इकाद MBBS है और हमारा अपना आदमी है। तुम्हारा चेकअप बहुत जरूरी है। वो तजुर्बेकार डॉक्टर है। वो तुम्हारे जिस्म में से खतरनाक मवाद जरूर बाहर निकाल देगा। सादिया रिसीवर कान से लगाए कुर्सी पर बैठ गई। हेलो, डॉक्टर दानियाल हैं क्या? कब तक आ जाएंगे? ओके, थैंक यू। सादिया ने बेदिली से रिसीवर रख दिया। इकाद को आज ही रमला जाना था। एक यहूदी सेंटर में उसका खास मरीज है। वो उसे देखने रमला उसके कंट्रोल हाउस गया हुआ है। 2 दिन से पहले वापस नहीं आएगा। वो हाथ मलते हुए उठकर बेचैनी से टहलने लगी। अब क्या करूं? अचानक मेरी तरफ देखकर बोली, तुम फौरन बॉर्डर क्रॉस करके काहिरा चले जाओ। वहां वो लोग तुम्हें बचा लेंगे। वो सब ठीक कर देंगे। सादिया की ये तजवीज मेरे दिल को लगी। बाकी अगर मैं फौरी तौर पर किसी तरह इसराइली बॉर्डर क्रॉस करके मिस्र पहुंच जाऊं तो वहां बेहतर से बेहतर मेडिकल एड मिल सकती है। वो लोग मेरी जान बचाने के लिए सरकारी सतह पर सरतोड़ कोशिश करेंगे। मुमकिन है उनके जराए की मदद से मेरे पेट का धमाका खेज मवाद बेअसर बना दिया जाए। मैंने सादिया की तरफ देखकर कहा, लेकिन सादिया, ये बुज़दिली नहीं होगी कि मैं महज अपनी जान बचाने के लिए अपना मिशन अधूरा छोड़कर वापस जाऊं। सादिया बोली, जो हालात तुमने बयान किए हैं, इन हालात का तकाजा है कि पहले तुम्हारी जान बचाई जाए, उसके बाद सोनिया को भी बरामद कर लिया जाएगा। अभी सोनिया को ब्लैकमेल करने के मज़ाकरात सरकारी सतह पर नहीं पहुंचे, लेकिन तुम्हारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। मैं अभी इंतजाम करती हूँ। तुम्हें आज रात ही जहाज से निकल जाना चाहिए। मैं तुम्हारे लिए कपड़े और खाना लेकर आती हूँ। सादिया चली गई और मैं हालात की संगीनी पर गौर करने लगा। मैं अपने पेट को हाथ लगाते हुए घबरा रहा था, जैसे मेरे पेट में बारूदी सुरंग छुपी बैठी हो, जिसे अगर जरा सा भी हाथ लगा तो फट जाएगी। सादिया ने मुझे नई पतलून और कमीज ला कर दी थी। बोली, खाना ला रही हूँ, लेकिन तुम्हें सेफ्टी रेजर से अपने सर के बाल मोड़ देने होंगे। मूछें भी साफ कर देना, कुछ तो हुलिया बदल जाएगा। खाना खाने के बाद मैंने गुस्ल खाने में जाकर पहले कैंची से अपने सर के बाल काटे, फिर उन्हें सेफ्टी रेजर से जैसे तैसे हो सका टेंड कर ली। बड़ी हुई दाढ़ी मूछें भी साफ कर ली। गहरे रंग की कमीज और पतलून पहनी। गले में इसराइली लड़कों के नए फैशन की तर्ज पर काला रुमाल बांध लिया। सादिया अपने तहखाने में जाकर खुफिया कोड सिग्नल के जरिए अपने किसी साथी एजेंट से राब्ता पैदा करने की कोशिश कर रही थी, जिसने रातों रात मुझे इसराइल का बॉर्डर क्रॉस करवाना था। सादिया ने वापस आकर बताया कि खास आदमी 1 घंटे तक यहाँ पहुंच जाएगा। वो तुम्हें अपनी जीप में बिठाकर ले जाएगा। तुम्हें इसराइली बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की वर्दी पहननी होगी जो वो अपने साथ लाएगा। फिर उसने मेरे पेट पर उंगली रखनी चाही। मैं जल्दी से पीछे हट गया। नहीं सादिया, खुदा के लिए इसे हाथ मत लगाना। कमबख्तों ने न जाने कैसा धमाका खेज मवाद डाल दिया है। किसी वक्त तो खुदकुशी करने को जी चाहता है। सच में मैंने आज तक कभी अपने आप को इतना बुज़दिल महसूस नहीं किया। सादिया गहरा सांस भरकर बोली, तुम इन यहूदी डॉक्टरों और साइंसदानों की अय्यारी से वाकिफ नहीं हो। इन्होंने न्यूट्रॉन बम भी तैयार कर लिया है। बहरहाल तुम घबराओ नहीं। काहिरा के डॉक्टर इन यहूदियों से ज्यादा लायक हैं और वहाँ हर तरह की सहूलत मुयस्सर होगी। वो लोग तुम्हारे जिस्म से धमाका खेज मवाद को जरूर निकालेंगे। मैंने कहा, उस कमबख्त का पता चलेगा तो उसे बाहर निकालेंगे। सादिया चौंक कर बोली, अरे रात की खबरें लगाओ, जरूर तुम्हारे फरार की खबर होगी। ये कहकर सादिया ने टीवी ऑन कर दिया। टीवी पर एक यहूदी लड़की खबरों की अनाउंसमेंट कर रही थी। फिर स्क्रीन पर 6 कोनों वाला सितारा आया। फौजी साज बजा और खबरें शुरू हो गईं। खबरें पढ़ने वाला एक मर्द और एक औरत थी। मर्द ने आते ही ऐलान किया कि अरफात ग्रुप के फलस्तीनी गुरिल्लों का एक खतरनाक एजेंट हमारी जेल से फरार हो गया है। उसके साथ ही स्क्रीन पर मेरी अखबार वाली तस्वीर आ गई। सादिया के मुंह से हल्की सी चीख निकल गई। ये हरामी तुम्हें हर हालत में पकड़ना चाहते हैं। मैं जल्दी से उठकर टीवी के पास वाले सोफे पर बैठ गया। यहूदी अनाउंसर की शक्ल दोबारा आई। वो कह रहा था, ये अपने आप को यहूदी जाहिर करता है, मगर असल में काहिरा का मुसलमान अरब है। हमारी हिरासत से उसे फरार हुए ज्यादा वक्त नहीं गुजरा, लिहाजा यरूशलेम के गवर्नर के हुक्म से इस ऐलान के साथ ही शहर के सारे दरवाजे बंद कर दिए जा रहे हैं। फसीले शहर के इर्द गिर्द कर्फ्यू लगा दिया गया है। कोई शख्स 2 रोज तक न शहर में दाखिल हो सकेगा, न शहर से बाहर जा सकेगा। इस दौरान में हमारी फौज के सिपाही फलस्तीनी एजेंट को गिरफ्तार करने के लिए घर घर तलाशी लेंगे। फौज फसीले शहर के साथ गश्त करेगी। जिसने बाहर निकलने की कोशिश की उसे वहीं गोली मार दी जाएगी। ऐलान खत्म हुआ। सादिया ने टीवी बंद कर दिया और मुस्तरिब होकर बोली, अब क्या होगा? उन्होंने तो हमारे तमाम रास्ते बंद कर दिए हैं। मैं खुद परेशान सा हो गया था। अब तो मेरी मौत यकीनी थी।
मैंने कहा, क्या फसीले शहर से निकलने का कोई खुफिया रास्ता नहीं? सादिया ने नफी में सर हिलाया, ऐसा कोई रास्ता मुझे मालूम नहीं। मैं उठकर खिड़की के पास गया तो सादिया ने फौरन मुझे रोक दिया। खिड़की से बाहर मत झांकना, टेलीविजन पर तुम्हारी तस्वीर के दिखाए जाने से हालात ज्यादा संगीन हो गए हैं, तुम बहुत जल्द पहचान लिए जाओगे। मैं सादिया के पास आकर बैठ गया। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि मैं रात के अंधेरे में यरूशलेम की दीवार फांद जाऊं? सादिया ने एक बार फिर नफी में सर हिला दिया। लगता था उसका जहन कुछ सोच रहा है। कहने लगी, फसीले शहर इतनी ऊंची है कि तुम उस पर चढ़ नहीं सकोगे, और फिर फौज जगह जगह तैनात हो गई होगी। वैसे इससे एक बात साबित होती है कि उन्होंने तुम्हें अहमियत बहुत दी है। शायद उन्हें यकीन हो गया है कि तुम फलस्तीनी एजेंटों के मास्टर स्पाई हो और तुम ही उन्हें इसराइल में फैले हुए तमाम फलस्तीनी एजेंटों का पता बता सकते हो। मैं उठकर मेज तक गया, शीशे की सुराही में से पानी निकाल कर पिया और पलटकर सादिया से मुखातिब हुआ। ये तो ठीक है सादिया, मगर मुझे तो इस बात का गम लगा है कि अगर मेरे अंदर से धमाका खेज मवाद पे असर न गया तो परसों मुझे तो सोचकर ही खौफ आता है। सादिया धमाका खेज मवाद के बायस मुझसे भी ज्यादा मुस्तरिब थी, लेकिन एक तो मेरी तस्वीर की अशात और दूसरे शहर की नाकाबंदी की वजह से वो अलग परेशान थी। सोनिया की बाजियाबी का मसला अभी जूं का तू मौजूद था, जो हमारा सबसे अहम मिशन था। उसने खिड़की में से नीचे झांका और सर पीछे हटाकर पर्दा चुन दिया। बोली, यहूदी फौजी जहां भी तलाशी लेने पहुंच जाएंगे, उन्होंने पूरी एक डिवीजन फौज इस काम पर लगा दी होगी। लगता है उन्हें खबर मिल गई है कि तुम यरूशलेम में हो। मैं गौर करने लगा, ये खबर इंटेलिजेंस को कौन पहुंचा सकता था? मैंने सादिया से कहा, मेरा ख्याल है कि वो गुंडे पकड़े गए हैं जिनकी वैगन लेकर मैं यरूशलेम भागा था। उन्होंने अखबार में मेरी तस्वीर पहचान ली होगी और पुलिस को बता दिया होगा कि मैं ब्रिजवुड से उनकी वैगन लेकर यरूशलेम की तरफ फरार हुआ था। सादिया सोफे पर बैठ गई। ये तो ठीक है, लेकिन इस वक्त तुम्हें किसी ऐसी खुफिया जगह छुपना होगा जहां यहूदी फौजी ना पहुंच सकें। मैंने कहा, तुम्हारे स्टोर के नीचे तहखाना जो है। वो बोली, तुम यहूदी मिलिट्री इंटेलिजेंस के आदमियों को नहीं जानते, वो दुश्मन एजेंटों की बू सूंघ लेते हैं। मैंने कहा, मेरा हुलिया सर मुंडवाने की वजह से किसी हद तक बदल गया है। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि मैं शहर की किसी खानकाह में जाकर छुप जाऊं? सादिया ने अपने कानों पर हाथ रखते हुए कहा, ऐसा कभी भूल कर भी न सोचना। इस वक्त कोई खानकाह ऐसी नहीं जहां यहूदी इंटेलिजेंस का एक आदमी दरवेश के भेस में मौजूद न हो। और फिर तुम्हारा सर मुंडा हुआ है तो क्या हुआ? तुम्हारा नाक नक्शा तो वही है, तो फिर मुझे क्या करना चाहिए? मैंने किसी कदर झुंझला कर कहा, मुझे तो लगता है कि मैं परसों 9:30 बजे के बाद इस दुनिया में नहीं हूँगा। सादिया ने मुस्कुराते हुए मुझे तसल्ली दी। उसकी शक्ल से साफ जाहिर था कि वो महज मेरी दिलजोई के लिए मुस्कुराई है, वरना इस मुस्कुराहट के पीछे अनगिनत परेशानियां मौजूद थीं। अभी हम ये बातें कर ही रहे थे कि नीचे गली में एक जीप के दाखिल होने और फिर रुकने की आवाज सुनाई दी। सादिया ने लपक कर खिड़की का पर्दा जरा सा हटाकर नीचे देखा, फिर भागकर मेरे पास आई और घबराई हुई आवाज में बोली, फौजी आ गए हैं, फौरन मेरे पीछे आओ। वो बाथरूम के साथ वाले छोटे से स्टोर में घुस गई, जहाँ गत्ते के बड़े बड़े खाली डिब्बे एक दूसरे के ऊपर पड़े थे। इनमें रद्दी कागजों के अंबार ठुसे थे। सादिया ने जल्दी जल्दी मुझे सबसे निचले बड़े डब्बे में छुपाकर मेरे ऊपर रद्दी कागज का अंबार लगा दिया और बोली, न कोई आवाज निकालना, न कोई हरकत करना। वो लोग जहाँ जरूर आएंगे, मैं संभाल लूंगी। उसने मेरे डिब्बे के ऊपर एक और डिब्बा रख दिया और नीचे को दौड़ी। फौजी साथ वाले फ्लैट में तलाशी ले रहे थे। सादिया लपक कर तहखाने में गई, वायरलेस का सामान अलमारी में से निकाल कर फर्श के अंदर एक गड्ढे में छुपा दिया और ऊपर लकड़ी का तख्ता जोड़कर कालीन बिछा दिया। फिर स्टोर में आकर काउंटर के पीछे खड़ी हो गई। पुल 7 यहूदी फौजी थे जो स्टेन गन्ने लटकाए दंदनाते हुए सादिया के स्टोर रूम में दाखिल हुए। सादिया ने खंदा पेशानी से उनका खैर मकदम किया और कॉफी के लिए इलेक्ट्रिक केटल ऑन कर दी। एक इसराइली कैप्टन फौजियों के आगे आगे था। उसने रस्मी तौर पर अपना तारुफ करवाते हुए कहा कि उसका नाम कैप्टन जोसेफ है और वो उसके स्टोर की तलाशी लेने आया है। फिर उसने सादिया को तलाशी का वारंट दिखाया और सिपाहियों को इशारा किया। सिपाही तलाशी लेने लगे। सादिया ने गत्ते के गिलासों में कॉफी उंडेल कर एक गिलास कैप्टन को पेश किया। कैप्टन स्टूल पर बैठ गया था और अपने आदमियों के काम की निगरानी कर रहा था। सादिया ने इब्रानी में कहा, मेरा नाम तो यहाँ इलाके के सभी लोग जानते हैं, मुझे नादिया बेंजामिन कहते हैं। मेरे वालिद मरने के बाद ये छोटा सा फूड स्टोर मेरे हवाले कर गए। फिर वो मुस्कुराकर बोली, मैंने शादी ही नहीं की। कैप्टन जोसेफ खामोशी से कॉफी के घूंट निगल रहा था। उसकी आंखें अपने फौजियों पर लगी हुई थीं, जो स्टोर के एक एक कोने और रैक्स के पीछे जाकर झांक रहे थे। कैप्टन जोसेफ ये कहकर उठा कि ऊपर फ्लैट की तलाशी लो। सादिया भी कैप्टन के साथ ही ऊपर अपने फ्लैट में आ गई। कैप्टन ने गहरी निगाह से फ्लैट का जायजा लिया और फौजी अपने काम में मसरूफ हो गए। कैप्टन जोसेफ ने बाथरूम में जाकर देखा, फिर साथ वाले स्टोर का दरवाजा खोलकर बोला, इधर क्या है मैडम? सादिया ने बेनियाजी से कहा, ये स्टोर
स्टोर है, यूं ही काट कबाड़ पड़ा है। मैं सबसे निचले बड़े डिब्बे में रद्दी कागजों के अंबार तले छुपा हुआ था। मैंने अपना सांस रोक लिया। कैप्टन ने एक बड़े डिब्बे को नीचे उतरवा कर उसके कागजों के अंबार को उलट दिया। बोला, ये ट्रैश तुमने क्यों जमा कर रखा है? सादिया जल्दी से बोली, कभी कभी हमें भी किसी पार्टी वगैरह में फूड सप्लाई करना पड़ जाता है, तब ये डिब्बे हमारे बड़े काम आते हैं। कैप्टन की आवाज आई, कोई और कमरा तो नहीं है? वो स्टोर रूम से बाहर निकल गया था। सादिया ने कहा, नो सर, बस ये स्टोर रूम है, ये बाथरूम और ये मेरा फ्लैट। आप कभी फुर्सत के औकात में तशरीफ लाएं। मैं स्पैगेटी बड़ी उम्दा तरीके से बनाती हूँ। मुझे उनके नीचे उतरने की आवाज आई, फिर उनके बातें करने की आवाज धीमी हो गई। वो लोग नीचे स्टोर में चले गए थे। मैंने सुकून का सांस लिया। मैं बच गया था। बाद में सादिया ने मुझे बताया कि कैप्टन जोसेफ ने उसे मेरी तस्वीर दिखाकर कहा था कि ये हमारी हुकूमत को मतलूब है, अगर इसे कहीं देखो तो फौरन हमारे नंबर पर फोन कर दो। उसने सादिया को हंगामी फोन नंबर भी दे दिया था। जब जीप की आवाज गली में आगे निकल गई तो मैंने ऊपर वाले खाली बड़े डिब्बे को जरा सा खिसकाया और सर कागजों के अंबार से बाहर निकाल दिया। स्टोर रूम में धीमा बल्ब रोशन था। काफी देर बाद सादिया ऊपर आई। उसने मुझे बाहर निकल आने को कहा और बोली, खुदा का शुक्र है कैप्टन ने मेरी बात पर यकीन कर लिया, तहखाना देखने की नौबत नहीं आई। मैं कपड़े झाड़ता स्टोर रूम से निकलकर सादिया के पलंग के पास सोफे पर बैठ गया। रात 12 बजे तक हम बैठे सोचते रहे कि अब हमें क्या करना चाहिए। सादिया ने स्टोर बंद करके बत्तियां बुझा दी थी। उसने अपने कमरे की बत्ती भी बुझा दी थी। हम अंधेरे में बैठे बातें कर रहे थे। जो जो वक्त गुजर रहा था मुझे अपने पेट में गर्दिश करते टाइम बम की टिक टिक जैसे ज्यादा करीब से सुनाई देने लगी थी। मेरी सबसे बड़ी परेशानी ही ये धमाका खेज मवाद था जिसके बारे में मुझे यकीन था कि ये मुझे उड़ा देगा और मैं इसका कोई तोड़ दरियाफ्त न कर सकूंगा। सिवाय अपने खास डॉक्टर के मैं किसी दूसरे डॉक्टर से चेकअप करवाने का खतरा मोल नहीं ले सकता था। इसका मतलब यही था कि मैं सीधा इस्राएली इंटेलिजेंस के हवाले कर दिया जाऊं। ये सब कुछ मेरी मौत की तैयारियां थी। अगरचे सादिया अब भी मुझे तसल्लियां दे रही थी कि सुबह वो इकाद को रमला फोन करने की कोशिश करेगी, लेकिन मैं जानता था कि मेरे दिन पूरे हो चुके हैं और डॉक्टर इकाद से रमला में भी राब्ता कायम नहीं हो सकेगा। मैंने मायूसी के लहजे में सादिया से कहा, सादिया क्या तुम मेरी जिंदगी की आखिरी ख्वाहिश पूरी कर दोगी? सादिया की आंखें बेडरूम की नीम तारीकी में मुझ पर मरकूज हो गईं। तुम्हें ऐसी बातें नहीं सोचनी चाहिए। मैंने गहरा सांस भरा, सिगरेट एशट्रे में मसला और कहा, सादिया बात खत्म हो चुकी है। मैंने दस्ती बम निगल लिया है जिसे एक खास वक्त पर फट जाना है। इसमें न तुम कुछ कर सकती हो न मैं। हम इस शहर की चार दीवारी में बंद होकर रह गए हैं। मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि तुम कल किसी मेडिकल स्टोर से बेहोशी का टीका लाकर मुझे लगा दो ताकि मैं बेहोश हो जाऊं और अपने जिस्म के परखचे उड़ते न देख सकूं। सादिया ने अपने हाथ मेरे होंठों पर रख दिए। मैंने उसका हाथ थाम लिया। सादिया, मैं अभी मरना नहीं चाहता। अभी मुझे अपने वतन के लिए, अपने दीन इस्लाम के लिए बहुत कुछ करना है। मेरे सामने कई मिशन है, लेकिन बात मेरे इख्तियार में नहीं रही। क्लॉक की टिक टिक मुझे लम्हा बलम्हा मौत के करीब ले जा रही है। सादिया ने मेरे कांधे पर अपना दूसरा हाथ रखकर आहिस्ता से दबाया और ख्वाब अंगेज आवाज में बोली, तुम मेरे बिस्तर पर सो जाओ, मैं उस सोफे पर सो जाती हूँ। तुम्हें आराम की जरूरत है, सुबह सब ठीक हो जाएगा। नींद मेरी आंखों से गायब थी, लेकिन सादिया ने मुझे अपने बिस्तर पर लिटा दिया और मेरी आंखों पर अपनी उंगलियां रख दी। मुझे फौरन ही नींद आ गई। सुबह आंख खुली तो गली वाली खिड़की के पर्दे पर दिन की रोशनी पड़ रही थी। सादिया सोफे पर नहीं थी। बाथरूम में से पानी के गिरने की आवाज आ रही थी। मैं बिस्तर पर से उठ बैठा। फिर मेरा दिल एकदम से बैठ गया कि ये मेरी जिंदगी का आखिरी दिन था। घड़ी दिन के 10 बजा रही थी। ये सोचकर मेरा दिल बोझल हो गया कि कल इस वक्त मैं मर चुका हूँगा। मेरे जिस्म के टुकड़े उड़ चुके होंगे और सादिया ने उन्हें जमा करके किसी थैले में बंद कर दिया होगा ताकि मौका मिलने पर वो उसे बाहर किसी बाग में ले जाकर जमीन में दफन कर दे। सादिया ने खुद नाश्ता स्टोर में किया और मेरे लिए नाश्ता लेकर ऊपर आ गई। उसने बताया कि रमला में इकाद से फिर कोई राब्ता कायम नहीं हो सका। वो वहां से भी कहीं आगे निकल गया है। मेरा नाश्ता करने को जी नहीं जा रहा था। मेरा बिल्कुल उस बदनसीब कैदी का सा हाल था जिसका ब्लैक वारंट आ गया हो और जिसे अगले रोज सुबह फांसी दी जाने वाली हो। सबसे बड़ी बदनसीबी और सितम ज़रीफी की बात यह थी कि मैं कैदी नहीं था, फांसी की कोठरी में भी नहीं था। जेल से बाहर शहर की एक गली के मकान में था, मगर मुझे फांसी से कोई नहीं बचा सकता था। सादिया ने जबरदस्ती मुझे नाश्ता करवाया और बोली, मैंने अपनी एक सहेली को बुलाया है। वो एक अस्पताल में नर्स है, क्रिश्चियन है, यहूदी नहीं है। वो तुम्हारे खून का टेस्ट कर सकती है। सादिया बोली, मैं इस बेबसी के आलम में तुम्हें मौत के मुंह में जाता हुआ नहीं देख सकती। जो होगा देखा जाएगा। तुम्हारा सर मुंडा हुआ है, वो तुम्हें नहीं पहचान सकेगी। मैंने कहा, लेकिन खून टेस्ट करने से क्या होगा? मुझे तो किसी ऐसे डॉक्टर की जरूरत है जो मेरे अंदर से धमाका खेज
खेज मवाद को बेअसर कर दे। सादिया कहने लगी, हो सकता है वो इस सिलसिले में भी हमारी कुछ मदद करे। मैंने झुंझलाकर कहा, सादिया तुम्हें क्या हो गया है? अगर इस नर्स को इल्म हो गया कि मेरे खून में कोई खतरनाक मवाद शामिल है तो उसे जरूर शक पड़ जाएगा। वो मुझे पहचान भी लेगी, फिर वो जरूर इनाम के लालच में आकर इसराइलियों को मेरी खबर कर देगी। खुदा के लिए उसे मत बताना। मुझे मौत गवारा है, लेकिन ये गवारा नहीं कि मेरी वजह से तुम भी गिरफ्तार हो जाओ। इस तरह हमारा सारे का सारा रैकेट खतरे में पड़ जाएगा। सादिया मेरे मेडिकल चेकअप पर जरूर इसरार करती रही, मगर मैंने उसे सख्ती से मना कर दिया और धमकी दी कि अगर उसने किसी को यहाँ बुलाया तो मैं उसके फ्लैट से चला जाऊंगा, जिसका मतलब सरीहन मेरी गिरफ्तारी था। सादिया सर झुकाए नीचे चली गई। मैं बेदम सा होकर पलंग पर दराज हो गया। थोड़ी देर गुजरी होगी कि सादिया ऊपर आई। उसके साथ एक पुख्ता उम्र की भरे भरे जिस्म वाली चौड़ी चकली औरत थी, जिसने अरब औरतों का लिबास पहन रखा था। मैं पलंग पर उठ बैठा और ताज्जुब से उस औरत का मुंह तकने लगा।